जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग 5 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको अंत तक वीडियो देखना है। पहला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ मनाया है? तो प्रश्न का उत्तर ब्रुसेल्स में मनाया है। ब्रुसेल्स ये बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है ये ब्रुसेल्स, और नाटो का भी हेडक्वार्टर है, नाटो का हेडक्वार्टर है। और यहीं पर नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है, और अभी हाल फिलहाल में 4 अप्रैल 2024 को इसका 75 साल पूरा हो चुका है। और इसी का जश्न मनाया गया है ब्रुसेल्स में, इसलिए क्योंकि नाटो का हेडक्वार्टर यहीं ब्रुसेल्स में है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों नाटो जो है एक पूंजीवादी देशों का संगठन है। नाटो आपको पता होना चाहिए, इसमें वर्तमान में 32 देश हैं, 32 देश हैं। 31वां फिनलैंड है, और 32वां हाल फिलहाल में बना है दोस्तों स्वीडन। याद रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न का उत्तर ब्रुसेल्स हो जाएगा। बी गलत है, सी गलत है, और डी भी गलत है। यहां पर इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि अभी एक नाटो प्लस संगठन भी बना है। एक नाटो और एक नाटो प्लस संगठन है, दोनों अलग अलग है। तो नाटो प्लस में कौन कौन से देश है? तो 32 देश तो पहले नाटो वाले ही हैं, नाटो वाले। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है एक, ऑस्ट्रेलिया इसमें। उसके बाद न्यूजीलैंड है इसमें, साउथ कोरिया है इसमें, जापान भी है, जापान है, और इजराइल है, इजराइल है। तो 32 नाटो का ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड है, दक्षिण कोरिया है, जापान है, और इजराइल है। ये 5 देश हैं। तो नाटो प्लस जो संगठन ये 37 देश का है, ये भी ध्यान रखना है। नाटो अलग है और नाटो प्लस अलग अलग है। तो नाटो ने अपना 75वां वर्ष का जन्म ब्रुसेल्स में मनाया है। ये यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है दोस्तों, ब्रुसेल्स। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला प्रश्न आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है। हाल ही में जारी लेसेंट अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990 से 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितनी बढ़ोतरी हुई है? प्रश्न का उत्तर 6.2% है। ए गलत है, बी गलत है, और डी गलत है। प्रश्न का उत्तर सी बिल्कुल सही है, 6.2%। ये अध्ययन किसने जारी किया है? लेसेंट अध्ययन है, लेसेंट का रिपोर्ट है, ये लेसेंट का रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट 1990 से लेकर के 2021 के बीच का रिपोर्ट है दोस्तों। इसमें वैश्विक जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये 6.2 वर्ष बताई गई है। याद रखना ये विश्व का है। 6.2 वर्ष ये विश्व का है। जीवन प्रत्याशा में इजाफा हुआ है पूरे वर्ल्ड में 6.2%। अगर हम भारत की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, तो यहाँ पर 7.8 वर्ष की वृद्धि हुई है जीवन प्रत्याशा में भारत की। ये भी ध्यान रखना है। सर्वाधिक ग्रोथ कहाँ पर हुई है? तो 13.6% हुई है, और ये हुई है भूटान में। 13.6% वृद्धि हुई है जीवन प्रत्याशा में भूटान में। पाकिस्तान में 2.5 वर्ष, ये वर्ष है दोस्तों, परसेंटेज नहीं है। बार बार मैं परसेंटेज बोल रहा हूँ। 13.6%, 6 वर्ष जो है ये भूटान में सर्वाधिक है, ये सर्वाधिक है। और पाकिस्तान में जो हुई है 2.5 वर्ष वृद्धि हुई है। याद रखना है। वर्तमान में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाला देश कौन सा है? तो ये 87 वर्ष है जीवन प्रत्याशा, और ये मोनाको का है। मोनाको का है, सबसे ज्यादा है, विश्व में हाईएस्ट है। याद रखना है ये भी। जीवन प्रत्याशा अभी इजाफा होने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो अभी हाल फिलहाल में पहला इसमें रीजन है
कि महामारी, अभी आप देखते हैं कि कोरोना के बाद महामारी कोई ऐसी नहीं आई है, तो महामारी का प्रकोप जो है अभी हाल फिलहाल में जो है कि कम हुआ है महामारी का प्रकोप। दूसरी बात है लाइफ स्टाइल बेहतर हुआ है, लोगों का लाइफ स्टाइल बेहतर हुआ है। तीसरा यहां पर रीजन है, याद रखना ये 2 रीजन है दोस्तों, और मेडिकल फैसिलिटी तो बढ़ी है, आप मेडिकल फैसिलिटी बढ़ी है। तो यहां पर 3 रीजन के कारण जीवन प्रत्याशा में इजाफा हुआ है, महामारी का प्रकोप कम हुआ है, लाइफ स्टाइल जो है कि बढ़ा है, और मेडिकल फैसिलिटी भी बढ़ी है। प्रश्न का उत्तर 6.2 वर्ष होगा। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR T सेल कहां लॉन्च किया है? प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साइंस टेक का। ये किया है IIT बॉम्बे में। ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद किया है, इसीलिए अपने आप में प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहां पर ध्यान रखना, ये पहली घरेलू जीन है दोस्तों, थेरापी, जीन थेरापी है CAR T सेल, CAR T सेल। अगर इसकी फुल फॉर्म की हम बात करेंगे तो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, सी से काइमेरिक हो जाएगा, एंटीजन हो जाएगा, रिसेप्टर हो जाएगा, और टी लिम्फोसाइट सेल हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT बॉम्बे को समर्पित किया है, ये याद रखना। इसमें सबसे बड़ी बात ये कही गई है दोस्तों कि यूएसए में 5 करोड़ रुपया में जो इलाज होता है, इसका भारत में 40 लाख रुपया में ही मात्र इलाज हो जाएगा। तो ये सस्ता रहने वाला है। पहली बात, ये इलाज बहुत सस्ता रहने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या होगा इस तकनीक में कि बॉडी में जो है जीन को प्रतिरोपित किया जाएगा, पहले जीन को प्रतिरोपित किया जाएगा, और ये जीन T सेल में वृद्धि करेगा। T सेल में वृद्धि होगी तो शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी और ये कैंसर से लड़ने में सहायक होगा। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा IIT बॉम्बे। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ओंकोलॉजी, ये भी ध्यान रखना है। स्टडी ऑफ कैंसर ओंकोलॉजी। एक यहां पर रोग है लाइकेमिया है। लाइकेमिया जो है ये ब्लड कैंसर को कहते हैं दोस्तों, ब्लड कैंसर को। WBC की संख्या जब बढ़ जाती है तो ये लाइकेमिया हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और सर्वावेक्स सर्वाइकल कैंसर की पहली वैक्सीन है। सर्वाइकल कैंसर की पहली वैक्सीन है, ये भी ध्यान रखना है, कैंसर की वैक्सीन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और प्रश्न क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आ सकता है, किसी भी एग्जाम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 4 है। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी बन गई है? ये अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बन चुकी है। पहला ही प्रश्न का सही उत्तर है, ये गौतम अदानी की कंपनी है। इसके ऑनर गौतम अदानी है, इन्हीं की कंपनी है। और ये 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली देश की पहली बन चुकी है दोस्तों, पहली बन चुकी है कंपनी। इन्होंने अपना वर्ल्ड का बिगेस्ट प्लांट खावड़ा प्लांट, याद रखिएगा ये खावड़ा है, खावड़ा प्लांट इन्होंने यहाँ पर विकसित किया है दोस्तों। ये कच्छ जिला में पड़ता है, कच्छ जिला में यहीं पर खावड़ा प्लांट इन्होंने लगाया है, कच्छ जिला में। टारगेट इसका 30 गीगावाट का रहने वाला है। टारगेट इसका 30 गीगावाट का रहने वाला है। अदानी ग्रुप ने किया है, याद रखना, इसलिए चर्चा में आ चुका है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाएगा। तो अदानी ग्रुप, प्रश्न का उत्तर सही है। चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 है हमारा,
हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है? यूएसए गलत है, इजराइल बिल्कुल सही है। इजराइल ने हमला किया है, रूस गलत है और फ्रांस गलत है। सीरिया की राजधानी दमिश्क, सीरिया की राजधानी दमिश्क में जो है दोस्तों ईरानी दूतावास पर यह हमला हुआ है। ईरान का दूतावास है और यहीं पर यह हमला हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। किस पर हमला हुआ है दोस्तों? तो यहां पर कौन मारे गए हैं आपको ध्यान होना चाहिए। थोड़ा हिस्ट्री में चलेंगे तो ईरान के एक नेता है दोस्तों अयातुल अमानी, सॉरी अयातुल खुमानी, अयातुल खुमानी यहाँ के नेता थे और इन्होंने एक संगठन बनाया था। संगठन का नाम है IRGC। IRGC संगठन बनाया था ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर। इसकी स्थापना 1979 में की थी, 1979 में किसी, और इसी का इंटेलिजेंस विंग कुड्स है। कुड्स जो है इसका इंटेलिजेंस विंग है, IRGC का इंटेलिजेंस विंग कुड्स है और इसी कुड्स के जो है जनरल मारे गए हैं इस हमले में। बिल्डिंग पे बहुत बड़ा हमला हुआ है दोस्तों यहां पर और ये मारे गए। इससे पहले भी यूएसए ने इनके लीडर्स को मारे हैं। कासिम सुलेमानी 2020 में, 2020 की वो तारीख है, साल है जब यूएसए ने कासिम सुलेमानी को मारा था, कासिम सुलेमानी को मारा था। और ये भी IRGC के सर्वोच्च कमांडर थे और अभी इजराइल ने मार दिया है दोस्तों, जनरल मारे गए हैं। काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पर, पूरी बिल्डिंग ढह चुकी है। पूरी बिल्डिंग जो है यहाँ पर ईरानी दूतावास की जो बिल्डिंग है, ईरानी दूतावास का जो बिल्डिंग है पूरा बिल्डिंग ढह चुका है और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त हमला किया है इजराइल ने। इजराइल की राजधानी जेरूसलेम है, जेरूसलेम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ की संसद को निसेट कहा जाता है, निसेट कहा जाता है, याद रखना है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ईरान की राजधानी तेहरान है, ईरान की राजधानी तेहरान है और सीरिया की दमिश्क है। प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में स्कोर 2.0 का अनावरण किसने किया है? ये किया है दोस्तों सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1988 में होती है और किस एक्ट के तहत होती है? तो 1992 एक्ट के तहत होती है, याद रखना। ये लीगल बॉडीज बाद में बनता है, सॉरी 1988 में तो स्थापना पहले से भी की हो जाती है, लेकिन ये लीगल बॉडीज जो है 1992 के एक्ट के बाद ही बनता है। और इसके हेड अभी वर्तमान में माधवीपुरी बूच है, माधवीपुरी बूच हेड है। इसी ने स्कोर्स 2.0 का अनावरण किया है। किस लिए किया है दोस्तों? इसको लॉन्च किया, ये एक पोर्टल है, ये एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है स्कोर्स 2.0। इसको किस लिए लॉन्च किया है? निवेशकों की शिकायत निवारण के लिए, निवेशकों की शिकायत निवारण के लिए ऐसा कहा गया है। निवेशकों की शिकायत निवारण के लिए इसमें कहा गया है कि 21 दिन में ही समाधान किया जाएगा। किसी भी निवेशक को जो इसमें इन्वेस्ट किए हैं पैसा, अगर किसी को भी तकलीफ है तो उसको 21 दिन में निवारण किया जाएगा, ऐसा कहा गया है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर से भी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकॉन नियुक्त किया है? यूथ आइकॉन नियुक्त किया है। यहां पर प्रश्न से स्पष्ट है, प्रश्न का उत्तर आयुष्मान खुराना हो जाएगा, याद रखना है। यूथ आइकॉन अभी हाल फिलहाल में आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि लोकसभा के इलेक्शंस का डेट आ चुका है। 19 अप्रैल से इलेक्शन शुरू है, 19 अप्रैल से इलेक्शन शुरू है दोस्तों। और ये जो है कि 19 अप्रैल से 4 जून को काउंटिंग होगा, लास्ट
4 जून है इलेक्शन की समाप्ति यहीं पर और काउंटिंग हो जाएगी। तो निर्वाचन आयोग किस किस का निर्वाचन करता है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का चुनाव हो गया, या फिर राज्यसभा का हो गया, या फिर एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का हो गया चुनाव, या एमएलसी का चुनाव हो गया। याद रखना, विधानसभा, विधान परिषद, या फिर राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, या फिर वाइस प्रेसिडेंट, ये सबका चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। और इसी का यूथ आइकॉन अभी बनाया गया। आयुष्मान खुराना को क्यों बनाया गया है यूथ आइकॉन? क्योंकि यूथ पावर है हमारे देश की, युवा पावर है, और युवा ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन में हिस्सा ले, इसीलिए इनको बनाया गया है। याद रखना, हाल फिलहाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पीडब्ल्यूडी का जो आइकॉन बनाया था, पीडब्ल्यूडी आइकॉन शीतल देवी को बनाया था। शीतल देवी को बनाया था। दिव्यांग लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन में हिस्सा ले, इसलिए शीतल देवी को बनाया था। और अभी यूथ आइकॉन आयुष्मान खुराना को बनाया। प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में 114 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट का निधन कहाँ हुआ है? वेनेजुएला में हुआ है। ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है। ये जुआन विसेंट वेनेजुएला के रहने वाले हैं। और ये किस लिए चर्चा में आ चुके हैं? क्योंकि 114 वर्ष की आयु में जो सबसे अधिक आयु में मृत्यु इनकी हुई है, जुआन विसेंट की सबसे ज्यादा वर्ल्ड की हाईएस्ट ये उम्र है, और इसमें इनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए चर्चा में आ गए हैं। सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कहेंगे, जो जीवित है अभी, 112 साल उनकी उम्र है, और इनका नाम है सोनाबे। सोनाबे जो है ये जीवित है, 112 साल उम्र की हैं, और ये जापान के हैं। ये जापान के हैं। और ये जो मर चुके हैं जुआन विसेंट 114 वर्ष की आयु में, ये वेनेजुएला के थे। अब इनका देहांत हो चुका है। ये ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार सब कुछ अपनी आंखों से देखा हुआ है। याद रखना है, वेनेजुएला वही देश है जिसकी राजधानी काराकास है। काराकास इसकी राजधानी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ के घास के मैदान को लानोस कहा जाता है। लानोस, यही वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोस कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ की मुद्रा बोलीवर है, बोलीवर मुद्रा है। और वर्ल्ड की सबसे ऊंची जलप्रपात एंजिल जलप्रपात यहीं वेनेजुएला में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा एग्जाम के लिहाज से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में लॉन्च भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? तो ये देविका है, ये महिला है, भारत की पहली है और वर्ल्ड की भी ये पहली है दोस्तों। याद रखना, ये सॉफ्टवेयर एआई सॉफ्टवेयर महिला रोबोट है, ये महिला इंजीनियर है, ये रोबोट ही है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये रोबोट ही है, याद रखना, इसीलिए देविका। और ये किसके तर्ज पर बनाया गया है? डेविन जो है ये यूएसए का पुरुष इंजीनियर है, पुरुष सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और पूरे वर्ल्ड का ये डेविन है। यूएसए ने इसको लॉन्च किया था, इसीलिए ये इराह जो है एआई आधारित फिल्म है जो भारत ने लॉन्च किया है। अभी इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, फिल्म लॉन्च नहीं हुए। मोहम्मद जो है ये दोस्तों, ये सऊदी अरब का पुरुष ह्यूमनॉइड रोबोट है, पुरुष ह्यूमनॉइड रोबोट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे कि ये देविका को किसने बनाया है दोस्तों, तो ये केरल में पहली बात तो बना है, केरल में बना है। और यहाँ मुफीद हमजा कुट्टी हैं, मुफीद हमजा कुट्टी जिला त्रिशूर के रहने वाले हैं। केरल में त्रिशूर जो जिला पड़ता है यहीं के रहने वाला है। और इन्होंने ही, इनकी उम्र मात्र 21 वर्ष है, इन्होंने ही ये देविका को डेवलप किया है। किसकी तर्ज पर? डेविन के तर्ज पर।
प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न का उत्तर देविका हो जाएगा। अंतिम हमारा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये बिहार में हुआ है, बिहार के पटना में हुआ है। और कौन आयोजन कर रहा है? जीपीओ, जनरल पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ इसका आयोजन कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? पहले इसका नाम अजीमाबाद था, पटना का पहले नाम अजीमाबाद था, और यहीं अजीमाबाद में वर्ल्ड का फर्स्ट डाक टिकट लॉन्च हुआ था 1774 में। 1774 में वर्ल्ड का फर्स्ट डाक टिकट, ये कौन सा टिकट है दोस्तों? तो ये कॉपर टिकट, वर्ल्ड का फर्स्ट कॉपर टिकट लॉन्च हुआ था 1774 में। और इसी की जो है 250वां स्थापना दिवस अभी 2024 में मनाया गया है, और ये मनाया गया जीपीओ पटना के द्वारा। याद रखना, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? ये क्यों उस समय डेवलप किया गया था इस टिकट को? तो 160 मील दूरी डाक पहुंचाने के लिए, 160 मील दूरी तक डाक पहुंचाने के लिए इसको शुरू किया गया था उस समय। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और प्रश्न का उत्तर ए होगा। बी गलत है, सी गलत है, और डी भी गलत है। आपको वीडियो कैसा लगता है दोस्तों? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।